Hello everyone, this is class 9th NCERT Civics Chapter 1. What is democracy? Why democracy? तो देखो डेमोक्रेसी है क्या, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है। ये चैप्टर ना डेमोक्रेसी की एक सिंपल सी डेफिनेशन को ही समझाना चाहता है। हम स्टेप बाय स्टेप ना डेमोक्रेसी से रिलेटेड जो टर्म्स है उसके मीनिंग्स को समझते जाएंगे और हमारा एम ये रहेगा कि जो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ना उसके बेयर मिनिमम फीचर्स को हम समझ पाए। ये चैप्टर अब जब हम पढ़ लेंगे ना तो हम एक अच्छी तरह से एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिफरेंस कर पाएंगे। और जब तक चैप्टर खत्म होएगा हमको ना थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा डेमोक्रेसी का, काफी अच्छा आइडिया लग जाएगा। तो डेमोक्रेसी जो है ना आजकल एक बहुत ही प्रचलित फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इस वर्ल्ड में आजकल डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा एक्सपेंड भी हो जा रही है, कई कंट्रीज जो है वो डेमोक्रेसी को अपनाते जा रही है। तो ऐसा क्यों है? और एक बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है दूसरी फॉर्म से बेटर क्यों है। तो देखो डेमोक्रेसी है क्या, हमने पहले भी अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ लिया है। तो लेकिन फिर हमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन करने की जरूरत क्या है, वाई डिफाइन डेमोक्रेसी। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम ना मैरी थी, मैरी नाम की लड़की है, उसकी एक आपत्ति है या उसकी एक एक विपदा है जो इसमें समझाई गई है। उससे आपको भी काफी मतलब सीखने को मिलेगा। तो उसको ना पसंद नहीं है कि हम डेमोक्रेसी को डिफाइन जिस तरह से करते हैं। और तो कुछ वो बेसिक क्वेश्चंस पूछती है और जो उनकी टीचर है मैरी की, मैथिल्डा लिंगडो, वो उनके क्वेश्चंस को आंसर करती है, रिस्पोंड करती है। तो देखो ये कन्वर्सेशन हम पढ़ते हैं। मैरी कहती है कि मुझे ना ये आइडिया पसंद नहीं है कि पहले हम टाइम स्पेंड करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कशन करने में, और फिर देखो हम पहले तो डिस्कशन कर लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि इसका मीनिंग अब समझेंगे। हम पहले डिस्कशन कर लिया, अब मीनिंग समझेंगे। तो मैरी कहती है लॉजिकली मुझे सही ये लगता है कि इसको हमें ना दूसरे तरीके से लेना चाहिए। पहले मीनिंग समझना चाहिए फिर डिस्कशन वगैरह करना चाहिए। मीनिंग के बाद एग्जाम्पल समझने से ज्यादा अच्छी बात है। तो लिंगडो मैम कहती है कि तुम्हारा पॉइंट मैं देख रही हूँ, लेकिन ऐसे ना हर चीजों को हम तर्क नहीं देते एवरीडे लाइफ में। जैसे वो एग्जांपल देकर समझाती है कि कुछ वर्ड्स है जैसे पेन हो गया, रेन हो गया, लव हो गया। तो ये जो वर्ड्स है पेन वगैरह, इनको पहले हम डिफाइन थोड़ी करते हैं, एक बार हम यूज कर लेते हैं तो फिर इसकी क्लियर डेफिनेशन हम इन वर्ड्स की बार बार अच्छे से दे पाते हैं। हमको एक अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि पेन क्या होता है, पहले हम यूज कर लेते हैं फिर हम डिफाइन करते हैं पेन क्या होता है। तो ये लिंगडो मैम उनको समझाती है। तो मैरी कहती है तो फिर अगर हम यूज करके अच्छी तरह समझ ही लेते हैं मतलब, तो फिर डेफिनेशंस की जरूरत भी क्या है। जिस तरह आप डेमोक्रेसी को हम डिफाइन करेंगे उसकी जरूरत भी क्या है। तब लिंगडो मैम कहती है कि हमें डेफिनेशन जो है ना उसकी जरूरत तब पड़ती है जब एक डिफिकल्ट वर्ड जो होता है ना उसको यूज करने में हमको, जब एक वर्ड जो होता है उसको यूज करने में हमें डिफिकल्टी आने लगती है। हमें डेफिनेशन रेन की क्यों चाहिए, तभी चाहिए जब, क्योंकि हमें अगर कभी रेन को ओस से, क्लाउड बर्स्ट से, इन सब चीजों से डिस्टिंग्विश करना पड़ जाए तब हमें इसकी डेफिनेशन की जरूरत पड़ जाती है। तब हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर एकदम अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे अगर डेफिनेशन की कमी हुई तो यही बात डेमोक्रेसी के लिए भी है। लिंगडो मैम ऐसा समझाती है कि यही बात डेमोक्रेसी के लिए भी है, हमें डेफिनेशन की जरूरत तो है। हमें क्लियर डेफिनेशन इसलिए चाहिए क्योंकि लोग जो है ना अलग अलग पर्पजेस के लिए, जो अलग अलग तरह की गवर्नमेंट होती है ना उसको डेमोक्रेसी कहने लगते हैं। अगर डेफिनेशन नहीं होती तो एकदम सही सी डेमोक्रेसी की। तो एक और स्टूडेंट रिबियांग कहता है तो फिर भी हमें एक डेफिनेशन को लेकर मेहनत करने की जरूरत क्या है। एक दिन आपने बताया था कि अब्राहम लिंकन के बारे में आपने पढ़ाया था। अब्राहम लिंकन कहते थे कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, मतलब लोगों की गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी, जो कि लोग ही बनाते हैं और लोगों के लिए ही बनती है। तो हम मेघालय में, जैसे ये स्टोरी मेघालय की है, मैरी लिंगडो रिबियांग ये सब मेघालय में है। तो मेघालय में वो बताता है रिबियांग कि मेघालय में हमने हमेशा अपने आप को रूल किया है और हम सब अपने जो रूलर होते हैं उनको एक्सेप्ट भी करते हैं, उस रूल को एक्सेप्ट भी करते हैं। वो चेंज करने की जरूरत ही क्या है। तो लिंगडो मैम बताती है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें चेंज करने की जरूरत है। और ये डेफिनेशन भी बहुत अच्छी है जो अब्राहम लिंकन ने बताई है। लेकिन फिर भी हमें ना इस चीज को डिफाइन करने का बेस्ट वे नहीं पता अभी तक। हम अपने आप से डिफाइन तो करते चलते हैं लेकिन अभी तक बेस्ट वे नहीं पता। हमें कुछ ना कुछ तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हमें कुछ ना कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसे डेफिनेशन बनानी पड़ेगी जो कि एक बहुत ज्यादा अच्छी तरह से समझ देती है। हम सिर्फ कुछ भी जो फेमस हो चुका है उसको एक्सेप्ट कर ले, ऐसा करना सही नहीं है। और एक और रीजन कि सब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम भी एक्सेप्ट कर ले, जैसा कि अब्राहम लिंकन का कोट बहुत ज्यादा फेमस है, सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी सिर्फ इतनी सी चीज को ही डेमोक्रेसी की डेफिनेशन मान ले। तो एक और स्टूडेंट है योलांडा, वो कहता है कि मैम मैं कुछ सजेस्ट करूं, हमें ना
कोई नई डेफिनेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहीं पे पढ़ा है कि डेमोक्रेसी जो है ना, वो ग्रीक वर्ड डेमोक्राशिया से आई है। तो ग्रीक जो होते हैं ना, ग्रीक में डेमोस का मतलब होता है पीपल, मतलब लोग, और क्राशिया का मतलब होता है रूल। तो इसका मतलब योलांडा सजेस्ट कर रहा है कि डेमोक्रेसी का मतलब हो गया रूल बाय द पीपल, लोगों का राज। तो ये एकदम करेक्ट मीनिंग है, तो इस पर डिबेट करने की जरूरत क्या है, योलांडा ऐसा कहता है। तब लिंगडो मैम ने मैरी के भी पॉइंट्स को क्लियर कर दिया, जो मैरी के डाउट्स थे कि हमने इतना डिस्कशन कर लिया फिर हम डिफाइन कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। लिंगडो मैम ने उसको भी समझा दिया। लिंगडो मैम ने रिबियांग को भी समझा दिया है। अब जो लिंगडो मैम है ना, वो योलांडा के पॉइंट को क्लियर करेंगी। जो योलांडा कह रहा है कि पहले से ये ग्रीक वर्ड डेमोक्राशिया इस तरह से आया हुआ है। तो देखो लिंगडो मैम कहती है कि ये भी एक काफी अच्छा तरीका है इस मैटर को देखने का, लेकिन मैं कहूंगी कि ये मैटर ना हमेशा काम नहीं आ सकता। एक वर्ड जो है ना, वो अपने ओरिजिन से हमेशा जुड़ा नहीं रहता। समझा रही है वो कि एक वर्ड, सपोज जैसे डेमोक्रेसी वर्ड का ओरिजिन डेमोक्राशिया से बता रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इस ओरिजिन से ही जुड़ा रहे। लिंगडो मैम एग्जांपल देती है कंप्यूटर्स का। देखो ओरिजिनली कंप्यूटर्स आए थे कंप्यूटिंग के काम के लिए, मतलब कैलकुलेशंस वगैरह के लिए आए थे। जो डिफिकल्ट मैथमेटिकल सम्स होते थे ना, कंप्यूटर से सिर्फ वो किए जाते थे। लेकिन उस टाइम पर जो जब आए थे तब ये बहुत पावरफुल कैलकुलेटर्स की तरह यूज होते थे, कैलकुलेटर्स थे। लेकिन आज के टाइम पर हम कंप्यूटर्स को कंप्यूटिंग के लिए यूज नहीं करते, मतलब सम्स को कंप्यूट करने के लिए यूज नहीं करते। आज कंप्यूटर्स को राइटिंग, डिजाइनिंग, म्यूजिक सुनना, फिल्म्स देखना, सब चीजों के लिए यूज किया जा सकता है। तो वर्ड तो सेम है कंप्यूटर, लेकिन इसका मीनिंग जो है टाइम के साथ चेंज हो चुका है ना, तो इसके ओरिजिन को तो हमेशा पकड़ के नहीं बैठ सकते। तो फिर लास्ट में मैरी कहती है, सो बेसिकली मैम आप कह रहे हो कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि इस मैटर को हम अपनी थिंकिंग के हिसाब से इजीली सॉल्व कर पाए। हमें जो है मीनिंग को अच्छी तरह से समझ के एक डिफिनेशन तक जाना ही पड़ेगा। तब लिंगडो मैम कहती है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो मतलब लिंगडो मैम ने सबके पॉइंट्स को क्लियर कर दिया, और ये सब डाउट्स हो सकता है आप में भी हो। तो इस कन्वर्सेशन से सब डाउट्स आपके भी क्लियर हो रहे हैं, जैसे कि हमें पहले समझना है फिर डिफाइन करना है। रिबियांग का पॉइंट था कि डेमोक्रेसी जो है, एक फेमस कोट पहले से चल रही है डेफिनेशंस, उसको एक्सेप्ट कर ले। तो लिंगडो मैम बता रही है कि कुछ डेफिनेशंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमें एक अंडरस्टैंडिंग ही बनानी पड़ेगी। और बाद में एक और योलांडा का भी डाउट था कि डेमोक्राशिया वर्ड है तो हम ओरिजिन को ही पकड़ के बैठ जाए, तब भी लिंगडो मैम समझाती है कि वर्ड जो है टाइम के साथ इवॉल्व होता चलता है, तो हमें और भी समझना पड़ेगा। एक सिंपल डेफिनेशन। तो देखो हमको पता है कि जो सिमिलैरिटीज जो होती है ना, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस जो होते हैं ना गवर्नमेंट्स के, उनको डेमोक्रेसीज कहा जाता है। मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि जो डेमोक्रेसीज होती है ना, गवर्नमेंट्स जो डेमोक्रेसीज कहती है खुद को, उनके बीच की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को अगर हम देखें तो उसको समझना है। एक सिंपल फैक्टर क्या है डेमोक्रेसीज में जो कॉमन है, कि गवर्नमेंट जो है ना, एक सबसे सिंपल फैक्टर कि गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट को लोग चूज करते हैं। ये सबसे सिंपल फैक्टर है डेमोक्रेसी का। हम देखो इसीलिए ये सिंपल सी डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट की ऐसी फॉर्म है जिसमें रूलर्स को ना पीपल, मतलब लोग ही इलेक्ट करते हैं। तो ये एक अच्छा सा यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें मिल गया। तो ये जो डेफिनेशन है ना, इसके कारण हम ना एक डेमोक्रेसी को ना नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, जो आर्मी रूलर्स है म्यांमार के, उनको लोगों ने तो इलेक्ट किया नहीं है। तो जो भी है ना उधर, सब कुछ आर्मी के कंट्रोल में है, क्योंकि रूलर्स जो है वो भी आर्मी के ही है। तो जो भी डिसीजन लेती है गवर्नमेंट उनकी, उसमें लोगों का क्या रोल है, तो लोगों की कोई उसमें मतलब आवाज नहीं है। तो और भी एग्जाम्पल बताए हुए हैं, जैसे डिक्टेटर है पिनोशेट, ये चिली के डिक्टेटर है। इनको भी कोई लोगों ने इलेक्ट थोड़ी किया है, पीपल ने इलेक्ट नहीं किया। तो ये एक और एग्जाम्पल हो गया कि ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। एक और एग्जाम्पल हो गया मोनार्कीज का, जहाँ पे राजा वगैरह होते हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया के किंग्स हो गए। ये रूल सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसमें जन्म हुआ है इनका, लेकिन लोगों ने तो इनको चूज नहीं किया है। तो सिंपल डेफिनेशन से ये पॉइंट्स तो समझ आ जाते हैं कि ये नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक सिंपल सी डेफिनेशन की डेमोक्रेसी सिर्फ वो गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स को लोग इलेक्ट करते हैं, इतनी सिंपल सी डेफिनेशन से तो काम नहीं चलेगा। हमें थोड़ा और समझना पड़ेगा। ये तो हमें इतना तो बता ये डेफिनेशन इतना तो बता देती है कि डेमोक्रेसी लोगों का रूल है, पीपल्स रूल है, लेकिन इतनी भी इनफ नहीं है। लेकिन अगर हम इस डेफिनेशन को एक अनथिंकेबल मैनर में, मतलब थोड़े अलग से मैनर में यूज करने लगे, तो हम
हर एक गवर्नमेंट को जो भी इलेक्शन होता है जिस भी कंट्री की गवर्नमेंट में, उसको डेमोक्रेसी कहने लग जाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जहाँ पे भी इलेक्शन हो रहा है हर वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही हो। इसके बारे में हम आगे चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं काफी अच्छी तरह, कि कई जो गवर्नमेंट है ना वो अपने आप को डेमोक्रेसी बुलाना चाहती है लेकिन वो डेमोक्रेसी है नहीं। जहाँ पे भी इलेक्शन हो जाए सिर्फ इतनी सी बात काफी नहीं है कि इलेक्शन हो गया तो हम आपको डेमोक्रेसी कहने लग जाए। इसीलिए हमें ना अच्छी तरह से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में और एक ऐसी गवर्नमेंट में जो खुद को डेमोक्रेटिक कहना चाहती है, प्रिटेंड करती है, उसमें डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। और ये हम तब कर पाएंगे जब हम इसकी डेफिनेशन को एकदम अच्छी तरह से समझ पाएंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो इसी के साथ ये वाला पार्ट हम खत्म करते हैं। चैप्टर के आगे का हिस्सा हम सब्सिक्वेंट पार्ट्स में करते जाएंगे। थैंक यू। Hello everyone, this is part 2 of class 9th NCERT Civics chapter 1, What is democracy? Why democracy? तो चलो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियोस से चैप्टर्स और कंसेप्ट्स अच्छी तरह समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलना। ओके, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखो हमने ना डेमोक्रेसी की एक सिंपल सी डेफिनेशन से स्टार्ट किया था कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें ना रूलर्स को पीपल मतलब आम लोग इलेक्ट करते हैं। तो इससे ना काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये जो डेफिनेशन है इसमें रूलर्स कौन है, कौन से ऑफिशियल्स जो है उनको इलेक्ट करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट डेमोक्रेसी कहला सके इलेक्ट करके, और कौन से डिसीजंस नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स जो होते हैं एक डेमोक्रेसी के अंदर जिनको इलेक्ट नहीं किया गया लेकिन वो ऑफिशियल्स है वो कैसे डिसीजंस ले सकते हैं, और किस तरह के इलेक्शंस को एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हम कहेंगे, क्या कंडीशंस जो है जरूर फुलफिल हो जानी चाहिए कि एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहा जाए, और वो लोग कौन है, हु आर द पीपल जो कि उन रूलर्स को इलेक्ट करने वाले हैं, उन लोगों को इलेक्ट करने वाले हैं वो लोग कौन है। और क्या इसमें हर एक सिटीजन आ जाते हैं इक्वल बेसिस पर कि सभी समान रूप से इलेक्ट कर सकते हैं, या फिर डेमोक्रेसी कुछ सिटीजन्स को उनका ये इलेक्ट करने का राइट छीन सकती है। तो फाइनली किस तरह की गवर्नमेंट को एक डेमोक्रेसी कहेंगे, क्या ये जो इलेक्टेड रूलर्स है ये कुछ भी कर सकते हैं एक डेमोक्रेसी में, या फिर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है उसकी कोई लिमिट्स भी होती है फंक्शन करने की, काम करने की। तो ये सब जो है ना हमें अब देखना है कि डेमोक्रेसी को सभी सिटीजन्स के सभी राइट्स को रिस्पेक्ट क्यों करना चाहिए, और करती है तो क्यों जरूरी है। इन सबको हम कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से समझते चलेंगे। अब देखो मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। अब इस टॉपिक में पाकिस्तान की स्टोरी सुना रही है। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे ना, इन्होंने एक मिलिट्री कूप मतलब तख्ता पलट कर दिया था अक्टूबर 1999 में। जो वहां पर डेमोक्रेटिकली इलेक्ट की हुई गवर्नमेंट थी ना, उन उसको तो उन्होंने हटा दिया जनरल परवेज मुशर्रफ ने, और खुद को कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया उन्होंने, चीफ एग्जीक्यूटिव। और फिर बाद में उन्होंने अपनी पोजीशन को अपग्रेड भी कर दिया, मतलब बदल भी दिया, और खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव से प्रेसिडेंट बना दिया। अब फिर 2002 में उन्होंने एक रेफरेंडम कराया जिससे उनको 5 साल और इस तरह से एक्सटेंशन मिल गई थी प्रेसिडेंट बने रहने की। पाकिस्तानी मीडिया जो थी, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है, डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट जो होते हैं, उन सभी ने कहा कि ये जो रेफरेंडम हुआ है ना ये काफी बेस्ड है, काफी गलत सा रेफरेंडम हुआ है, इसमें काफी फ्रॉड थे, काफी गलत प्रैक्टिसेस थी। तो अगस्त 2002 में ना जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, उन्होंने ना एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू कर दिया जिसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया। अब इस ऑर्डर में क्या था, इस ऑर्डर के तहत ना जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज जो होती है ना उसको डिसमिस कर सकते हैं। तो मतलब जनरल परवेज मुशर्रफ अब इनको डिसमिस कर सकते हैं। जो सिविलियन कैबिनेट है अब उसका जितना भी काम होगा उसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना वो सुपरवाइज करेगी। अब अल्टीमेटली ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है इसको डोमिनेट कौन करते हैं, इसको मिलिट्री ऑफिसर से डोमिनेट करते हैं। अब ये जो लॉ पास हुआ ना इसके बाद जो इलेक्शंस थे ना वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में हुए। तो पाकिस्तान में इलेक्शंस तो होते थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास पावर भी होती थी, लेकिन जो फाइनल पावर है ना डिसीजन लेने की वो मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल परवेज मुशर्रफ पे ही होती थी। मतलब अल्टीमेट पावर तो नहीं थी उन इलेक्टेड ऑफिशियल्स के पास, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास। तो क्लियरली इन सभी रीजंस के कारण जो जनरल परवेज मुशर्रफ के अंडर पाकिस्तान था ना उसको एक डेमोक्रेसी तो नहीं कह सकते। अब देखो एक फोकस करते हैं थोड़ा और इसी तरह की चीज पर, कि जो हम सोचे, अगर हम एक तरह से सोचे कि ये जो रूलर्स जो इलेक्ट होते थे ना पाकिस्तान में जिसको लोग इलेक्ट करते थे, तो अ, उनको हम यूं कह सकते हैं कि अल्टीमेटली वो रूलर्स ऐसे है कि जिसको लोगों ने इलेक्ट किया है, क्योंकि रूलर्स तो देखो आर्मी के लोग अल्टीमेटली अपनी चलाते थे, जनरल परवेज मुशर्रफ अपनी चलाते थे, तो उनको लोगों ने तो इलेक्ट नहीं किया। लोग अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जरूर इलेक्ट कर लेते थे जो कि नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में जाते थे, लेकिन वो वास्तव में रूलर्स थोड़ी थे, वो फाइनल डिसीजन तो ले ही नहीं सकते। जो पावर है फाइनल डिसीजन लेने की वो आर्मी ऑफिशियल्स और
जनरल परवेज मुशर्रफ के पास ही है, और उनको तो किसी ने इलेक्ट किया नहीं है, उन्होंने तो तख्ता पलट किया था। तो ये जो होता है ना, ऐसा कई बार देखा गया है, ऐसा डिक्टेटरशिप्स में और डेमोक्रेसीज में चलता है कि इस तरह का डेमोक्रेसी का दिखावा सा कर देते हैं वो। देखो अब इधर भी एक फॉर्मली इलेक्टेड पार्लियामेंट तो है गवर्नमेंट, लेकिन जो रियल पावर है वो गवर्नमेंट के पास थोड़ी है, मतलब जो लोगों ने गवर्नमेंट इलेक्ट किया उसके पास थोड़ी है। कुछ कंट्रीज ऐसी भी है, कुछ कंट्रीज ऐसी भी है जहाँ पर रियल पावर जो है ना वो किसी एक्सटर्नल पावर के पास होती है, मतलब कंट्री वालों के पास रियल पावर होती ही नहीं है। और तो इसको भी कोई पीपल्स रूल तो कह नहीं सकते, लोगों का राज तो कह नहीं सकते। तो ये अपने को डेमोक्रेसी का पहला फीचर बता देता है कि एक डेमोक्रेसी जो होती है ना, इसमें फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो उनके पास होती है जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है। इंडिया में अच्छी ये फीचर एकदम सेटिस्फाई होता है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं हो रहा था उस टाइम पे। अब देखो अगली चीज हम पढ़ते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। अब चाइना की थोड़ी स्टोरी पढ़ेंगे, फिर मैक्सिको की भी है। देखो चाइना में इलेक्शंस जो है ना वो हर 5 साल के बाद होते हैं, और हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं तो वो उसमें अपने कंट्री के पार्लियामेंट जो होता है ना उसको इलेक्ट करते हैं। उधर पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, क्वांगू रेनमिन दियाबियो दहुई, ये वहाँ का पार्लियामेंट है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है ना, इसके पास पावर होती है कि ये कंट्री के प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सके। अब देखो इसमें लगभग 3000 मेंबर्स है जो कि पूरे चाइना में से इलेक्ट होकर आते हैं। कुछ मेंबर्स जो है वो आर्मी भी इलेक्ट करती है। अब इलेक्शन से पहले ना एक कैंडिडेट को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल लेना पड़ता है इलेक्शन में लड़ने के लिए। तो सिर्फ वही लोग जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हो, या फिर और जो 8 छोटी छोटी पार्टीज है ना, 8 स्मॉल पार्टीज जो है जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अलाइड है, उनको ही अधिकार था 2002-3 तक कि वो इलेक्शंस में कंटेस्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट मतलब खड़ा कोई भी हो जाए, इलेक्ट कोई भी हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट बनेगी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की, क्योंकि उनको टिकट या उनको परमिशन तो यही देने वाले हैं। तो इसीलिए इसको भी हम ढंग से डेमोक्रेसी तो नहीं कह सकते। अब मैक्सिको का केस देखो, मैक्सिको आज़ाद हो गया था 1930 में, उसके बाद से ही देखो मैक्सिको जो है ना हर 6 ईयर्स में इलेक्शंस रखता है ताकि उसके प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जा सके। लेकिन कभी भी ना ये कंट्री कभी भी मिलिट्री या डिक्टेटर रूल में तो नहीं रहा, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि देखो ईयर 2000 तक ना हर एक इलेक्शन जो है वो सिर्फ एक ही पार्टी, जिसको पीआरआई कहते हैं, पीआरआई इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, यही जीतती थी। मतलब 1930 से 2000 तक यही पार्टी जीतती थी। ओपोजिशन पार्टीज जो है वो इलेक्शंस में खड़ी तो होती थी लेकिन कभी भी जीत नहीं पाई। पीआरआई को कहा जाता है कि ये काफी डर्टी ट्रिक्स यूज करती थी इलेक्शंस को जीतने के लिए। और जो भी लोग गवर्नमेंट ऑफिस में एम्प्लॉयड होते थे, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे ना, इसको पीआरआई की मीटिंग्स इनको पीआरआई की मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती थी। जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं उनको स्टूडेंट जो होते हैं ना उनको फोर्स करना पड़ता था कि वो पीआरआई के लिए वोट करे। मीडिया जो है, मीडिया ओपोजिशन पार्टीज की एक्टिविटीज को तो इग्नोर कर देती थी, तब तो जरूर मतलब कवर कर देती थी जब ओपोजिशन पार्टीज को क्रिटिसाइज करना हो, मतलब मीडिया भी इस तरह से बिकी हुई सी थी। कभी कभी तो देखो क्या होता था, कभी कभी तो इलेक्शन के टाइम पे पोलिंग बूथ्स को ही शिफ्ट कर देते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आखिरी के टाइम में ही। तो इसके कारण लोग अपना वोट ही नहीं दे पाते थे। तो पीआरआई जो है बहुत ज्यादा पैसा अपने कैंडिडेट्स के कैंपेन में भी लगाती थी। तो अब इस तरह का जो इलेक्शंस है, मतलब लोग इलेक्ट तो कर रहे हैं अपने रूलर्स को, लेकिन फिर भी इसको डेमोक्रेटिक कह सकते हैं? इसको तो डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, क्योंकि इधर काफी प्रॉब्लम है। चाइना में भी प्रॉब्लम थी, देखो चाइना में भी लोगों के पास कोई चॉइस थोड़ी थी जिसको इलेक्ट करना है। अल्टीमेटली वही है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही चूज कर रही है कि किसको इलेक्ट कर पाएंगे। उन्हीं को इलेक्ट करना पड़ता था जिन कैंडिडेट्स को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अप्रूव कर रही है। तो इसको भी एक चॉइस तो नहीं कह सकते। मैक्सिको के एग्जाम्पल में, मैक्सिकन एग्जाम्पल में लोगों के पास भी कोई चॉइस नहीं थी, क्यों जो कोई चॉइस नहीं थी, अल्टीमेटली पीआरआई को ही वो कर रहे थे। तो कोई भी इस तरह से ना मेक्सिको में रूलिंग पार्टी कभी डिफीट ही नहीं हो पा रही थी। हालांकि लोग उसको हरवाना चाहते थे, लोग उसके अगेंस्ट भी थे, लेकिन फिर भी डिफीट नहीं हो पाती थी। कोई फेयर इलेक्शंस थे ही नहीं, मतलब एकदम ईमानदारी से इलेक्शंस हो ही नहीं रहे। इसलिए हम डेमोक्रेसी में अपनी जितनी अंडरस्टैंडिंग है ना उसके अकॉर्डिंग एक सेकंड फीचर भी ऐड कर सकते हैं कि किसी भी तरह का इलेक्शन सफिशिएंट नहीं होता। मतलब वो इलेक्शन जो है वो इलेक्शन वास्तव में पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स की रियल चॉइस दे। पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स मतलब कि लोगों के पास ऑल्टरनेटिव्स हो। सपोज इंडिया में आप कांग्रेस को भी वोट कर सकते हो, बीजेपी को भी वोट कर सकते हो, किसी भी पार्टी को वोट कर सकते हो, आपके पास पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स है। मैक्सिको में थोड़ी थे सिर्फ पीआरआई को ही वोट कर रहे थे, चाइना में भी सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को वोट कर रहे हैं। मैक्सिको में पीआरआई को करना पड़ जाता था क्योंकि फोर्स भी करते थे टीचर्स, या फिर नहीं करना चाहते हो तो भी वो कुछ माल प्रैक्टिसेस यूज करते थे। और इसीलिए ये पॉसिबल होना ही चाहिए
कि जो एग्जिस्टिंग रूलर्स भी है ना, सपोज जैसे एग्जिस्टिंग रूलर्स कोई हो तो उनको हटा भी पाए, ऐसे नहीं कि एक बार इलेक्शन करा दिया कोई रूलर बन के आ गया अब उसको हटा ही नहीं पा रही। अगर हटाना चाहे तो जनता उसको हटा भी सके। तो इसीलिए डेमोक्रेसी है ना हमेशा एक फ्री और फेयर इलेक्शन पर बेस्ड होनी चाहिए, जहां पर जो करंटली पावर में है ना उनके पास भी ऐसा चांस हो कि वो हार सकते हैं। इसके बारे में हम चैप्टर 3 में और पढ़ेंगे। अब देखो, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, अगला टॉपिक। देखो अभी तक हमने डेमोक्रेसी के, हमें पता है कि डेमोक्रेसी का जो स्ट्रगल रहा है ना, इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का रहा है कि सभी एडल्ट्स को, मेल फीमेल कोई भी हो, उनको वोट करने का अधिकार हो। अब तो इसको वर्ल्ड में काफी जगह एक्सेप्ट करा जाने लगा है, लेकिन फिर भी काफी ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं जहां पर इक्वल राइट टू वोट जो होता है ना उसको मना किया गया है, उसको डिनाई किया गया है। देखो एग्जांपल बता रही है कि 2015 तक सऊदी अरेबिया में ना विमेन को राइट टू वोट नहीं था, वोट का अधिकार नहीं था। इस्टोनिया में इस्टोनिया में जो सिटीजनशिप रूल्स थे ना वो इस तरह से बनाए गए थे कि जो भी लोग रशियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं ना उनके लिए राइट टू वोट मिलना थोड़ा मुश्किल था। अब फीजी का केस देखो, फीजी में इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा था कि जो कोई इंडिजीनियस फीजी है, मतलब कि जो फीजी का रहने वाला है, वो पुश्तो से रह रहा है, इंडिजीनियस फीजी है, उसके वोट की ज्यादा वैल्यू है एक इंडियन फीजी के वोट से, इंडियन फीजियन के वोट से ज्यादा वैल्यू है। तो डेमोक्रेसी जो होता है ना वो एक इस फंडामेंटल प्रिंसिपल पर वो बेस्ड होता है कि सबको पॉलिटिकल इक्वालिटी है। तो ये अपने को थर्ड फीचर भी समझा देता है डेमोक्रेसी का, कि एक डेमोक्रेसी में हर एक अडल्ट सिटीजन जो होता है ना उसके पास एक वोट है और हर एक वोट की एक ही वैल्यू है। फीजी जैसा केस नहीं कि इंडिजीनियस फीजी है तो उसकी ज्यादा वैल्यू हो गई। तो इसी के साथ हम चैप्टर का ये वाला पार्ट खत्म करते हैं। थैंक यू। वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करना। Hello everyone, this is part 3 of class 9th NCERT Civics Chapter 1 What is Democracy? Why Democracy? तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियो से चैप्टर्स और कंसेप्ट्स अच्छी तरह से समझ आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलना। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो देखो अब हम ना जिम्बाब्वे की स्टोरी से समझने की कोशिश करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में और अच्छी तरह से। तो जिम्बाब्वे को ना व्हाइट माइनॉरिटी रूल से इंडिपेंडेंस 1980 में मिल गई थी, और जब से कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली है ना एक ही पॉलिटिकल पार्टी जिसने उनके फ्रीडम स्ट्रगल को भी लीड किया था वही रूल कर रही है। और वो पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पॉलिटिकल पैट्रियोटिक फ्रंट, जानू पीएफ। तो ठीक है, इस पार्टी के जो लीडर हैं रॉबर्ट मुगाबे, ये कंट्री को इंडिपेंडेंस से ही रूल करते आ रहे हैं। इलेक्शंस जो है वो रेगुलरली होते हैं और हमेशा एक ही पॉलिटिकल पार्टी जीतती है, जानू पीएफ। तो जो प्रेसिडेंट मुगाबे है ना वो पॉपुलर तो है, लेकिन वो इलेक्शंस जीतने के लिए कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज करते हैं। ओवर द ईयर्स उनकी गवर्नमेंट ने ना कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार चेंजेस लाए हैं ताकि प्रेसिडेंट की पावर्स को बढ़ा सके और उनको लोगों के लिए लेस अकाउंटेबल बना सके, मतलब वो ज्यादा अकाउंटेबल ना रहे। तो ओपोजिशन पार्टी के वर्कर्स जो है ना उसको उधर हरास किया जाता है और साथ ही साथ उनकी मीटिंग्स को भी डिसरप्ट कर दिया जाता है। पब्लिक प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशंस, जुलूस वगैरह जो होते हैं ना जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, तो उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है। वहाँ पे ऐसे भी लॉज है, मतलब ऐसा भी लॉ है जो कि ना सिटीजन्स का जो राइट है प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, इस तरह के राइट्स को लिमिट करता है। टेलीविजन और रेडियो जो है वो कंट्रोल किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और सिर्फ वही वर्जन आगे निकाले जाते हैं जो कि ना रूलिंग पार्टी को पसंद हो, मतलब रूलिंग पार्टी का वर्जन ही आगे निकाला जाता है। वहाँ पे इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स तो है, लेकिन जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं ना जर्नलिस्ट, उनको हरास किया जाता है। और गवर्नमेंट जो है वो कुछ कोर्ट की जजमेंट्स को भी ना इग्नोर कर देती है वहाँ की, जो कि गवर्नमेंट, और साथ ही साथ जजेस को भी प्रेशराइज करती है। तो इन सब हरकतों के चलते ही ना ये जो रॉबर्ट मुगाबे है इनको ऑफिस से बाहर कर दिया गया था 2017 में, मतलब ये अब वहाँ के प्रेसिडेंट नहीं रहे थे। तो ये जो जिम्बाब्वे का एग्जांपल है ना ये हमें समझाता है कि डिस्पाइट रूलर्स को पॉपुलर अप्रूवल हो, मतलब लोग उनको एक्सेप्ट करते हो, तो भी जरूरी नहीं है कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही हो। पॉपुलर गवर्नमेंट्स अनडेमोक्रेटिक भी हो सकती है, पॉपुलर लीडर्स ऑटोक्रेटिक, मतलब अपनी चलाने वाले भी हो सकते हैं। अगर हमें थोड़ा डेमोक्रेसी को देखना समझना है तो हमको इलेक्शंस को देखना पड़ेगा, और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम इलेक्शंस के पहले और बाद में क्या हो रहा है उसको देखें। वहाँ पे ना हमेशा इलेक्शन से पहले एक सफिशियंट नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी हो सके, ऐसा भी होना चाहिए जिसमें पॉलिटिकल ओपोजिशन भी हो। तो ये सब हो सके उसके लिए जरूरी है कि जो स्टेट है ना वो वहाँ के सिटीजन्स के राइट्स को रिस्पेक्ट करे। सिटीजन्स को सोचने का भी पूरा अधिकार हो, अपने ओपिनियंस बनाने का भी पूरा अधिकार हो, पब्लिक में एक्सप्रेस करने का भी पूरा अधिकार हो, एसोसिएशंस बनाने का, प्रोटेस्ट करने का, पॉलिटिकल एक्शंस में पार्ट लेने का, इन सब के अधिकार होने चाहिए। और सभी को लॉ की निगाह में एकदम बराबर होना चाहिए। और इन राइट्स को जरूरी है कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी जिसकी आदेश को सब माने वो प्रोटेक्ट करे। तो अब इन इन सब राइट्स के बारे में तो हम और ज्यादा चैप्टर 5 में पढ़ेंगे।
सिमिलरली कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती है कि गवर्नमेंट किस तरह से चलेगी इलेक्शंस के बाद, वो सब भी मनवा ली जाए, वो सब भी अप्लाई कर सके। जैसे कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो भी उसको पसंद आए वो सब कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ इस कारण से कि वो इलेक्शन जीत गई है। उसको बेसिक रूल्स जो होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। पर्टिकुलरली जो माइनॉरिटीज को गारंटीज है उनका भी रिस्पेक्ट करना होता है। हर एक मेजर डिसीजन को एक सीरीज ऑफ कंसल्टेशन से पास होना पड़ता है, मतलब ऐसे ही कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते बिना कंसल्ट किए। हर एक ऑफिस बेरर, मतलब जो भी ऑफिस में कार्यरत है, उसके भी कुछ राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ उसको असाइन करता है। हर एक जो है ये सब चीजें जो है ना, ये अकाउंटेबल भी है, सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स को भी अकाउंटेबल है। तो ये जितने भी एस्पेक्ट्स है ना, ये अपने को डेमोक्रेसी का फोर्थ और फाइनल फीचर समझा देती है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लिमिट्स में ही रूल कर सकती है। और वो लिमिट्स को सेट कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सिटीजन्स के राइट्स। अब देखो जितना भी हमने पढ़ा है उसकी एक समरी सी ले लेते हैं। हमने स्टार्ट तो किया था एक सिंपल सी डेफिनेशन से कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स को लोग इलेक्ट करते हैं। तो हमें लगा कि ये डेफिनेशन एडिकेट तो है नहीं, कुछ और कीवर्ड्स वगैरह भी समझाने पड़ेंगे, तो हमने कुछ एग्जांपल्स देखे और हमने डेमोक्रेसी के 4 फीचर्स को समझा। तो देखो अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पहला पॉइंट देखो, रूलर्स जो कि लोगों ने इलेक्ट किए हैं ना, वही सिर्फ मेजर डिसीजंस लेंगे, सब मेजर डिसीजंस वही रूलर्स लेंगे। दूसरा पॉइंट देखो इलेक्शंस के बारे में है कि इलेक्शंस जो है ना, वो एक फेयर अपॉर्चुनिटी और चॉइस लोगों को देंगे कि वो अपने करंट रूलर्स को चेंज कर सकें। और तीसरा पॉइंट कहता है कि ये जो चॉइस मिलेगी ना, ये जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये सभी लोगों को इक्वल बेसिस पर अवेलेबल हो सके, मतलब सभी लोग को ये चॉइस और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब फोर्थ पॉइंट कहता है कि ये जो चॉइस है, अब इसका यूज जब करेंगे, मतलब इसको जब एक्सरसाइज में लाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे इस चॉइस को, तो इससे एक ऐसी गवर्नमेंट बनेगी जिसके बेसिक रूल्स जो है ना वो लिमिटेड हो। और उसको लिमिट कौन कर रहा हो? कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजन्स के राइट। तो इसी के साथ हम चैप्टर का ये वाला हिस्सा कंक्लूड करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो से चैप्टर्स और कंसेप्ट्स की अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलना। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज पार्ट 4 ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी सिविक्स चैप्टर 1, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरे वीडियो से कंसेप्ट्स और चैप्टर्स एकदम क्लियर हो रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलना। व्हाई डेमोक्रेसी? तो देखो हमने लिंगडो मैम का केस ना पहले भी पढ़ा था। अब भी क्या हुआ है, लिंगडो मैम की क्लास में ना एक आर्ग्यूमेंट हो गई है, क्योंकि देखो लिंगडो मैम ने ना ये जो प्रीवियस सेक्शन हमने भी पढ़ा था व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये अपनी क्लास में खत्म किया है और स्टूडेंट से पूछा है कि अगर क्या वो भी यही सोचते हैं कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो सबको कुछ ना कुछ कहना ही है। तो अब इस डिबेट को हम पढ़ते हैं क्या क्या हुआ है लिंगडो मैम की क्लास में, इससे अपने को भी काफी कुछ समझ आने लगेगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा मजबूत होती जाएगी। तो देखो डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखो योलांडा कहती है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, पूरे दुनिया में लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं, कंट्रीज जो पहले डेमोक्रेटिक नहीं थी वो अब डेमोक्रेटिक बनती जा रही है। और सभी ग्रेट पीपल जितने भी हो उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में अच्छी बात ही कही है। तो क्या ये ऑब्वियस नहीं है कि डेमोक्रेसी बेस्ट है? उस पर डिबेट करने की हमें जरूरत क्या है? तो फिर देखो योलांडा की बात के बाद टैंकी नहीं कहती है, लेकिन लिंगडो मैम ने ना हमें पहले ही समझाया है कि किसी भी चीज को इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर लेना क्योंकि वो फेमस है या फिर सब उसको एक्सेप्ट कर लेने हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सभी लोग रॉन्ग पाथ फॉलो कर रहे हो। तो जेनी कहते हैं कि वास्तव में ये एक रॉन्ग पाथ है, इट इज एक्चुअली अ रॉन्ग पाथ। डेमोक्रेसी ने हमारे देश को दिया ही क्या है? 7 डिकेड्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब हम 70 साल से डेमोक्रेटिक है और फिर भी हमारे देश में इतनी गरीबी है, इतनी पॉवर्टी है। तो रिबियांग कहता है कि इसमें डेमोक्रेसी का क्या लेना देना है। हमें बल्कि ये सोचना चाहिए क्योंकि हम पुअर है इसलिए हम डेमोक्रेटिक है, या फिर डेमोक्रेटिक होने के बावजूद हम पुअर क्यों है, हमें तो बल्कि ये सोचना चाहिए इस तरह से। तो फिर देखो जेनी फिर से कहती है कि फर्क क्या पड़ता है इन सब बातों से। पॉइंट ये है कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ही नहीं। डेमोक्रेसी में सिर्फ केओस, इंस्टेबिलिटी, करप्शन, हिपोक्रेसी वगैरह होती है, मतलब ये लड़ाई लड़ाई वगैरह। पॉलिटिशियंस जो है ना वो आपस में ही लड़ते रहते हैं, कंट्री के बारे में सोचता ही कौन है। तो बीच में पोइमोन कहता है कि फिर करे क्या, वापस ब्रिटिश रूल में चले जाएं, किसी किंग को इनवाइट कर लेते हैं अपने को रूल करने के लिए। तो फिर रोज कहती है मुझे नहीं पता, मुझे तो लगता है कि कंट्री को ना एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है जो ना ही इलेक्शंस के बारे में सोचे ना ही पार्लियामेंट के बारे में सोचे। उस लीडर के पास सभी पावर्स हो और वो कुछ भी कर सके जो भी कंट्री के इंटरेस्ट में है। और सिर्फ ऐसा करने से ही हमारे देश से करप्शन और पॉवर्टी हट पाएगी। तो बीच में कोई अपने जैसा चिल्लाने लगता है कि दिस इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप, ये डिक्टेटरशिप है। तो वही कहता है कि क्या होगा अगर वो व्यक्ति जिसके पास इतनी सारी पावर्स है वो उन सभी पावर्स को खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए यूज करना शुरू कर दे और वो खुद ही करप्ट हो। तो फिर रोज अपनी बात रखते हुए कहती है कि मैं तो सिर्फ ऑनेस्ट, सिंसियर और स्ट्रॉन्ग लीडर की बात कर रही हूँ। तो वो ही कहता है कि ये तो फेयर नहीं है, तुम ना रियल डेमोक्रेसी को एक आइडियल डिक्टेटरशिप से कंपेयर कर रही हो।
हमें आइडियल को आइडियल से और रियल को रियल से ही कंपेयर करना चाहिए। अब आइडियल और रियल का फर्क तो आप समझते होंगे। आइडियल एक तरह से जैसे हमारे कंट्री में भी राम राज्य की बात करते हैं ना, वो एक आइडियल केस है, लेकिन रियल वो है जो अभी ऑन ग्राउंड डेमोक्रेसी है उस तरह से। तो फिर हो ही बताता है कि ना डिक्टेटर्स के रियल लाइफ के रिकॉर्ड्स को देखो, वास्तव में डिक्टेटर्स बहुत ज्यादा करप्ट, सेल्फिश और ब्रूटल होते हैं और हमें इन बातों का पता नहीं चलता। और इससे भी ज्यादा खराब क्या है कि एक बार डिक्टेटर आ गया तो हम उसको हटा भी नहीं सकते। तो देखो लिंगडो मैम ना इस सारी डिस्कशन को काफी इंटरेस्ट से सुन रही थी। अब वो बीच में आ जाती है और वो कहती है कि मैं काफी खुश हुई हूँ तुम सबको इतनी पैशनेटली आर्ग्यूमेंट्स करते हुए देखकर। मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, ये तुम अपने आप सेटल कर लो। लेकिन जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि तुम सब लोग ना अपने मन से बिल्कुल बोल रहे हो। अब लिंगडो मैम थोड़ा सा समझाती है कि कभी सपोज तुम कुछ बोल रहे हो और बीच में तुमको कोई रोक दे तब भी तुम्हें बुरा लगेगा, और सपोज तुमने कुछ बोला उसके लिए तुम्हें पनिश किया जाए तब भी तुम्हें बुरा लगेगा। तो अब लिंगडो मैम कहती है कि ये सब ना एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं हो सकता, ये बोलने की आज़ादी तुम्हें यहीं पे है डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो ये भी तो एक अच्छा पॉइंट, अच्छी आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी के लिए। तो ये सब लिंगडो मैम कहकर अपनी बात खत्म कर देती है। अब आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो देखो ये जो कन्वर्सेशन हमने पढ़ी है या डिबेट कह लो, ये जो हमने पढ़ी है ना, इसमें काफी आर्ग्यूमेंट्स ऐसी है जो कि हम भी रूटीनली सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट। तो एक बार देखो इन आर्ग्यूमेंट्स को ढंग से देख लेते हैं। देखो पहली आर्ग्यूमेंट क्या कह रही है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है ये आर्ग्यूमेंट्स, कि लीडर्स ना डेमोक्रेसी में बदलते रहते हैं, इसके कारण इंस्टेबिलिटी होती रहती है। दूसरी आर्ग्यूमेंट कहती है कि डेमोक्रेसी में ना सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले वगैरह ही चलता है, कोई भी मोरालिटी मतलब नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं है। तीसरी आर्ग्यूमेंट कहती है कि डेमोक्रेसी में ना एक डिसीजन वगैरह लेने से पहले इतने सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है, तो इसके कारण काफी डिलेज होते हैं, काम में देरी होती है। अब फोर्थ आर्ग्यूमेंट कहती है कि इलेक्टेड लीडर्स जो है ना वो लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट को जानते ही नहीं है, इसके कारण वो बेकार डिसीजंस ले लेते हैं। अगली आर्ग्यूमेंट, फिफ्थ आर्ग्यूमेंट कहती है कि डेमोक्रेसी के कारण ही ना, और डेमोक्रेसी क्योंकि इलेक्टोरल कंपटीशन पर बेस्ड है, क्योंकि इलेक्शन लड़ना पड़ेगा उसमें कंपटीशन है, क्योंकि इस पर बेस्ड है इसीलिए इसमें करप्शन होता है। अब नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट कहती है कि ऑर्डिनरी पीपल जो है ना वो जानते ही नहीं है, मतलब आम लोग जानते ही नहीं है कि उनके लिए अच्छा क्या है, तो वो खुद कुछ डिसाइड कर ही नहीं सकते। ये सब आर्ग्यूमेंट्स है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट। और ये सब आर्ग्यूमेंट्स देखो, और भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स होंगी जो कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो इस तरह से ही। और इनमें से ये जो आर्ग्यूमेंट्स हमने पढ़ी है कौन सी मेनली डेमोक्रेसी पे वास्तव में भी अप्लाई होती है, कई सारी हो भी सकती है। और इनमें से कौन सी जो है कोई भी गवर्नमेंट की फॉर्म हो वो मिसयूज कर ही सकती है। तो इनमें से काफी आर्ग्यूमेंट्स ऐसी भी है जिनसे हम एग्री करते भी है। तो क्लियरली देखो एक बात तो है कि डेमोक्रेसी ना सभी प्रॉब्लम्स का कोई मैजिकल सॉल्यूशन तो है नहीं। ना ही देखो हमारे कंट्री में मतलब अपने इंडिया में भी डेमोक्रेसी ने पॉवर्टी खत्म करी नहीं है, और दुनिया के कई दूसरे पार्ट्स में भी पॉवर्टी खत्म नहीं की है डेमोक्रेसी ने। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि सिर्फ ये इंश्योर कर पाती है कि लोग ना अपने डिसीजंस खुद लेंगे। ऐसी गारंटी नहीं है कि वो डिसीजन सही ही होंगे, लोग मिस्टेक्स भी कर सकते हैं। अब डिसीजन में क्योंकि हम लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो इसके कारण कभी कभी डिसीजन मेकिंग में डिलेज भी आते हैं, देरी भी होती है। तो और ये बात भी सही है कि डेमोक्रेसी जो है ना, डेमोक्रेसी में लीडरशिप फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है। कभी कभी देखो लीडरशिप चेंज हो जाती है, इन सभी चीज़ों के कारण ना बड़े बड़े डिसीजंस वापस भी ले लिए जाते हैं या किसी और रीज़न से भी ले लिए जाते हैं। तो इसके कारण गवर्नमेंट की एफिशिएंसी पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ना, ये बताती है कि डेमोक्रेसी जो है वो एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शायद नहीं भी हो सकती। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, रियल लाइफ में हम ये क्वेश्चन नहीं फेस करते कि डेमोक्रेसी आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है नहीं हो सकती। रियल लाइफ में एक दूसरा क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी जो है वो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है क्या चूज करने के लिए। तो अब ये भी हमें समझ आता जाएगा आगे आगे पार्ट्स में पढ़ते हुए। इसी के साथ हम चैप्टर के इस वाले पार्ट को कंक्लूड करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस से अच्छी तरह से समझ आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलना। थैंक यू। Hello everyone, this is part 5 of class 9th NCERT Civics chapter 1 What is democracy? Why democracy? तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरे वीडियो से कंसेप्ट्स और चैप्टर से एकदम क्लियर हो रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलना, क्योंकि इसी तरह से मेरे चैनल पर आपको फ्यूचर में सोशल साइंस से रिलेटेड सारा का सारा सिलेबस मिलने वाला है। आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। तो देखो चाइना का एक केस समझाते हुए ना आर्ग्यूमेंट्स बताते हैं डेमोक्रेसी के फेवर में जो जाती है। तो देखो चाइना में ना 1958 टू 1961 में वर्ल्ड की अब तक की सबसे खतरनाक फेमाइन जो रिकॉर्ड की गई है हिस्ट्री की। तो इस फेमाइन में ना लगभग 3 करोड़ पीपल मर गए थे। फेमाइन मतलब खाने की कमी, सूखा, ये सब जो हो जाता है।
तो ये जो इन टाइम्स पर ना 1958 टू 1961 वाले टाइम में, इस समय पर इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन भी चाइना से कोई ज्यादा बेहतर नहीं थी, लेकिन फिर भी इंडिया में ये अच्छी बात थी कि उस समय पर ऐसी कोई फेमाइन नहीं आई थी। तो इकोनॉमिस्ट को ना ऐसा लगता है कि ये फेमाइन ना रिजल्ट है कि गवर्नमेंट की जो अलग अलग पॉलिसीज थी ना दोनों कंट्रीज में, जैसे इंडिया में और चाइना में, पॉलिसीज का डिफरेंस था। इन पॉलिसीज के कारण इंडिया में फेमाइन नहीं आई लेकिन चाइना में आ गई। तो देखो इंडिया का क्या बेनिफिट था कि इंडिया में ना डेमोक्रेसी थी, तो इंडियन गवर्नमेंट के पास भी फूड स्कैरसिटी तो थी, लेकिन वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते थे, और चाइनीज गवर्नमेंट अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती थी। मतलब खाने की कमी दोनों देशों में थी। देखो जो चाइनीज गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने जो लार्ज स्केल फेमाइन हुई थी वहां पर, लेकिन वो ऐसा रिपोर्ट कर रहे थे कि वहां पर कोई फेमाइन है ही नहीं। एक इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक चाइना में वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि कोई फेमाइन है। लेकिन अगर चाइना में भी इंडिया की तरह मल्टी पार्टी इलेक्शन सिस्टम होता, मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते, तो एक ओपोजिशन भी होती, वहां पे ओपोजिशन पार्टी होती, फ्री प्रेस होती, तो वो सब लोग ना क्रिटिसाइज कर सकते थे गवर्नमेंट को। तो हो सकता है कि इतने सारे लोग, लगभग 3 करोड़ लोग मरे हैं ना, हो सकता है कि 3 करोड़ लोग ना मरते फेमाइन में। तो ये एग्जाम्पल अपने को ना बता देता है कि गवर्नमेंट बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी क्यों है। डेमोक्रेसी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है क्योंकि डेमोक्रेसी ना जो लोगों की नीड्स होती है उसको अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड कर पाती है। एक जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो हो सकता है कि लोगों की नीड को रिस्पॉन्ड करे या क्या पता ना भी करे। वो टोटली ना रूलर पे डिपेंड करता है, जो भी लोग रूल कर रहे हो उन पे डिपेंड करता है। अगर रूलर्स चाहते हो तो वो हो सकता है कि लोगों की विशेष के अकॉर्डिंग एक्ट करे। तो एक डेमोक्रेसी में जरूरी है कि ऐसे रूलर्स हो जो कि लोगों की अ, जो कि लोगों की नीड्स को एक्सेप्ट करे, अटेंड करे। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है ना, वो एक बेटर गवर्नमेंट इसलिए है क्योंकि ये एक ज्यादा अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लोगों को आंसर देना पड़ता है डेमोक्रेसी में। तो कोई भी देखो ऐसा और भी रीजन है कि डेमोक्रेसी जो है ना, और भी अच्छी डेमोक्रेसी में बेटर डिसीजन मेकिंग होती है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की कंपैरिजन में। डेमोक्रेसी में देखो क्योंकि एक तो कंसल्टेशन और डिस्कशन वगैरह चलता रहता है, तो एक जो डेमोक्रेटिक डिसीजन होता है ना, इसमें अक्सर काफी लोग होते हैं, डिस्कशंस होती है, मीटिंग्स होती है। तो जब कई सारे लोग जो होते हैं ना, वो मिलकर, हो सकता है कि वो पॉसिबल मिस्टेक्स जो डिसीजन में उसको भी पॉइंट आउट करे। तो इन सब में टाइम तो लगता है, लेकिन इसकी एक अच्छी एडवांटेज यही है कि डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है। ये सही बात भी है कि बड़े बड़े डिसीजंस जब लेने हो तो थोड़ा टाइम लेना भी चाहिए। तो कोई भी इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन, रैश डिसीजन, बेकार सा डिसीजन नहीं लिया जाता। इसीलिए डेमोक्रेसी ना डिसीजन मेकिंग की भी क्वालिटी को इम्प्रूव कर देती है। ये थर्ड आर्ग्यूमेंट से भी रिलेटेड है, अभी हम जो आर्ग्यूमेंट्स पढ़ के आए हैं ना, देखो क्या बात है कि डेमोक्रेसी जो है ना, ये डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स जो होती है ना लोगों के विचारों में, किसी भी चीज में, डेमोक्रेसी में इस चीज से डील करने का अच्छा तरीका मिल जाता है। कोई भी सोसाइटी हो तो उसमें ये बात तो है कि डिफरेंसेस होंगे, लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होंगे, लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट होंगे, फायदे होंगे, तो डिफरेंसेस भी होंगे। तो और जैसा अपना कंट्री है ना जिसमें बहुत ज्यादा सोशल डाइवर्सिटी है, तो इसमें तो ये और भी ज्यादा होते हैं। लोग अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग रिलीजियंस को प्रैक्टिस करते हैं, कोई हिंदुज्म, कोई जैनिज्म, कोई सिखिज्म, इस तरह से अलग अलग रिलीजियंस को भी प्रैक्टिस करते हैं किसी की। और अलग अलग कास्ट के भी होते हैं, तो काफी डिफरेंसेस है। तो अलग अलग लोग जो होते हैं अलग अलग तरह से दुनिया को देखते हैं, तो उनकी अलग अलग प्रेफरेंसेस होती है, पसंद अलग अलग होती है। एक ग्रुप की प्रेफरेंस क्या पता दूसरे ग्रुप की प्रेफरेंस से क्लैश कर जाए। तो इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो देखो कॉन्फ्लिक्ट को एक तो सॉल्व कर सकते हैं ब्रूटल पावर से, कि भाई जिसके पास ज्यादा पावर है उसकी बात मान ली जाए, वही अपनी टर्म्स को मनवा देगा और दूसरे को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन इसके कारण नाराजगी फैलेगी, लोगों में अनहैप्पीनेस होएगा, देश में थोड़ा सा आक्रोश आ जाएगा। तो जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं ना, वो हो सकता है इस तरह के सिनेरियो में जहाँ पर एक डोमिनेट करने लगे ना, इस तरह के सिनेरियो में शायद साथ ना रह सके लंबे समय तक। तो डेमोक्रेसी जो है ना इस तरह की प्रॉब्लम्स का एक पीसफुल सॉल्यूशन ऑफर कर देती है। डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट विनर नहीं होता, कोई भी परमानेंट लूजर नहीं होता। अलग अलग ग्रुप्स जो होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स एक साथ पीसफुली रह सकते हैं। जैसे अपना डाइवर्स कंट्री है इंडिया में, अपने जैसे देश में ना डेमोक्रेसी जो है वो कंट्री को साथ में रखती है। ये जो तीन आर्ग्यूमेंट्स है अभी हमने जो पढ़ी है ना, ये तीन आर्ग्यूमेंट्स एक तरह से ना लोगों की गवर्नमेंट की क्वालिटी पर भी और सोशल लाइफ की क्वालिटी पर भी इफेक्ट डालती है। लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट जो है ना डेमोक्रेसी के फेवर में या अगेंस्ट, वो ये नहीं है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को क्या करती है। स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट ये बिल्कुल नहीं है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को क्या करती है, बल्कि ये है कि डेमोक्रेसी सिटीजन्स को क्या करती है, सिटीजन्स पे क्या इफेक्ट डालती है। देखो हालांकि ये जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी जो है वो बेटर डिसीजंस ही लाए हमेशा, या अकाउंटेबल गवर्नमेंट ही बने डेमोक्रेसी में, लेकिन फिर भी ये दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है। क्योंकि देखो डेमोक्रेसी जो है ना वो एक तरह से सिटीजन्स को ज्यादा इज्जत देती है, सिटीजन्स की डिग्निटी को वो बढ़ा देती है, सिटीजन्स की इज्जत को बढ़ा देती है। क्योंकि हमने जैसा कि पढ़ा है
कि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। पॉलिटिकल इक्वालिटी तो वो रिकॉग्नाइज करती है कि पुअरेस्ट हो, सबसे कम एजुकेटेड भी हो, उसका भी एकदम सेम स्टेटस है जितना रिच का या एजुकेटेड का है, मतलब सभी को एकदम इक्वल ट्रीट करती है। तो पीपल जो है ना, मतलब लोग जो है वो किसी रूलर के अधीन नहीं होते, बल्कि वो खुद ही रूलर होते हैं। हालांकि देखो वो मिस्टेक्स कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे ना फिर उनके मिस्टेक के। क्या पता वो डेमोक्रेसी में जो भी लोगों ने गलत रूलर चुना हो वो मिस्टेक कर सकते हैं, तो वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। गलत डिसीजन, लोगों की गलत प्रेफरेंसेस हो, खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। तो फाइनली देखो डेमोक्रेसी जो है ना वो दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर इसलिए है क्योंकि देखो ये अपने को मिस्टेक करेक्ट करने का, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को मिस्टेक करेक्ट करने का एक मौका दे देती है। जैसा कि अभी हमने देखा कि ऐसी तो कोई गारंटी नहीं है कि डेमोक्रेसी में मिस्टेक्स होंगी नहीं। ऐसी गारंटी तो कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं दे सकती, मिस्टेक्स तो हो सकती है। लेकिन डेमोक्रेसी के एडवांटेज ये है कि ऐसी मिस्टेक्स को छुपाया नहीं जा सकता लंबे समय तक। हमेशा एक ऐसे ना, हमेशा ये पॉसिबिलिटी रहती है कि इन मिस्टेक्स पर पब्लिक डिस्कशन होगी और उनकी करेक्शन कर सकते हैं। तो हालांकि देखो करेक्शन मतलब या तो रूलर ही उसको चेंज कर देगा डिसीजन को जो भी आपने डेमोक्रेसी में सेलेक्ट किया है, वरना जनता उसमें रूलर को भी चेंज कर सकती है। तो ये बेनिफिट है डेमोक्रेसी का। और ये चीज ना नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पॉसिबल नहीं है। रूलर को करनी होगी कर देगी, रूलर को चेंज करना तो काफी मुश्किल हो जाता है। तो देखो अब एक तरह के समरी ले लेते हैं, लेट अस सम इट अप। डेमोक्रेसी देखो अपने को सब कुछ नहीं दे सकती और सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जितनी भी है ना, जितने भी अपने को अल्टरनेटिव पता है, उन सबसे तो बेटर ही है। क्योंकि ये अपने को अच्छा डिसीजन लेने देती है, बेटर चांसेस ऑफ गुड डिसीजन, लोगों की विशेष को रिस्पेक्ट करती है, और अलग अलग तरह के जो लोग होते हैं ना वो साथ में इजिली रह पाते हैं। जब देखो कुछ काम करने पर कुछ जो बातें होती है उस पर क्या पता डिसीजंस में किसी भी काम में एग्जीक्यूशन में फेल हो जाए डेमोक्रेसी, लेकिन फिर भी मिस्टेक्स को करेक्ट किया जा सकता है और लोगों को भी ज्यादा इज्जत मिलती है क्योंकि वो वोट भी करते हैं, सबको इक्वल भी माना जाता है। इसीलिए डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। तो इसी के साथ हम चैप्टर का ये वाला पार्ट खत्म करते हैं। चैप्टर के आगे का हिस्सा हम आने वाले सब्सिक्वेंट पार्ट्स में करते रहेंगे। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है चैनल के आप, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज पार्ट 6 ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी सिविक्स चैप्टर 1, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरे वीडियो से कंसेप्ट्स और चैप्टर्स अच्छी तरह समझ आते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलना, क्योंकि इसी तरह से सोशल साइंस रिलेटेड पूरा सिलेबस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखो इस चैप्टर में ना हमने डेमोक्रेसी का एक इस सेंस में मतलब समझ लिया है, लिमिटेड सी सेंस में, कि हम किसी को समझा सके, बता सके। हमने समझ लिया है कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह कैसी दिखती है, क्या होती है। तो ये जो तरीका है ना डेमोक्रेसी को इस तरह से जो हमने समझा है डिफाइन करने का, ये अपने को ना एक मिनिमल से फीचर्स बता देता है कि एक डेमोक्रेसी के पास ये तो होना ही चाहिए। जो मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है ना डेमोक्रेसी की, जो आज हम देखते हैं, वो होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ लिया है कि जिन कंट्रीज में हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसमें सभी लोग रूल नहीं कर रहे होते, सभी पीपल मतलब रूल नहीं कर रहे होते। एक मेजोरिटी को डिसीजन लेने देते हैं लोगों के बिहाफ पे, बल्कि मेजोरिटी भी डायरेक्टली रूल नहीं करती। मेजोरिटी जो होती है वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर लेती है, चूज कर लेती है, और वो रूल कर रहे होते हैं। तो ये जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज होती है ना उसमें काफी सारे लोग होते हैं। जैसे अपने इंडिया में भी कितने सारे लोग हैं, तो हम देखो इंडिया में सारी की सारी पॉपुलेशन तो रूल नहीं कर सकती। हमारी एक मेजोरिटी मतलब जो एडल्ट्स वगैरह है वो वोट कर लेते हैं और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन लेते हैं। तो इस तरह से ना ये तरीका सही इसलिए है क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसीज में बहुत ज्यादा लोग होते हैं, तो ये फिजिकली इम्पॉसिबल हो जाता है कि सब लोग साथ में बैठ के कलेक्टिव डिसीजन ले, और एक मौके मान लेते हैं कि वो साथ में डिसीजन ले भी सकते हैं इस तरह से। तो सिटीजन्स के पास ना टाइम नहीं होता, ना इच्छा होती और ना ही वो स्किल्स होती कि वो डिसीजन ले सके इस तरह से। तो ये अपने को ना एक क्लियर लेकिन मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ये तरीका जो है वो दे देता है डेमोक्रेसी की, जो अभी हम पढ़ते आ रहे हैं। और ये जो क्लैरिटी है ना ये अपने को डेमोक्रेसीज जो होती है ना उनको नॉन डेमोक्रेसी से डिस्टिंग्विश करने में हेल्प कर देती है। लेकिन फिर भी ये अपने को एक डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी में डिस्टिंग्विश करने में ज्यादा हेल्प नहीं करती। ये जो डेमोक्रेसी के ऑपरेशंस गवर्नमेंट के परे होते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ही डेमोक्रेटिक होती है, और भी चीजें डेमोक्रेटिक हो सकती है, वो आप आगे आने वाले एग्जांपल्स में समझोगे। तो अपने को उस फॉर्म में उस सेंस में नहीं समझा पाती। तो अपने को ना डेमोक्रेसी का एक थोड़ा ब्रॉड मीनिंग समझना पड़ेगा, थोड़ा व्यापक मीनिंग समझना पड़ेगा। कभी कभी हम डेमोक्रेसीज को ना ऑर्गेनाइजेशंस जो कि गवर्नमेंट नहीं है मतलब दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं।
आप एग्जाम्पल से समझो, इन तीन में ही आपको समझ आ जाएगा मैं किस तरह की बात कहना चाह रहा हूँ आपसे। देखो, एक स्टेटमेंट में एग्जाम्पल है, मतलब एक बता रहे हैं कि वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, हम एक बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक फैमिली है। जब भी कोई डिसीजन लेना होता है ना, हम साथ में बैठते हैं और एक कंसेंसस तक पहुंचते हैं, मतलब फाइनल एक डिसीजन तक पहुंचते हैं। और मेरा ओपिनियन भी मेरे फादर के ओपिनियन जितना ही मैच करता है। ये कोई बच्चा बता रहे तो एक डेमोक्रेसी की बात इस तरह इस सेंस में भी जा रही है कि हम एक डेमोक्रेटिक फैमिली है। अब दूसरे में देखो, आई डोंट लाइक टीचर्स हु डो नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक। मेरे को वो टीचर्स पसंद नहीं है जो स्टूडेंट्स को नहीं बोलने देते, स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नहीं पूछने देते क्लास में। मैं चाहता हूँ कि टीचर्स का एक डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट हो, मतलब डेमोक्रेटिक सा स्वभाव हो टीचर्स का भी। ये भी एक एग्जाम्पल है, टीचर्स के स्वभाव के विषय में भी डेमोक्रेसी को इस तरह यूज कर रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, एक लीडर और उसके उसी की फैमिली मेंबर्स जो है वो डिसाइड करते हैं पार्टी में क्या होता है। तो इसको डेमोक्रेसी कैसे कह सकते हैं? इस स्टेटमेंट में भी आपको डेमोक्रेसी की अच्छी सेंस आ रही है। तो ये तरीके है कि जिससे ना डेमोक्रेसी की जो बेसिक सेंस है ना डिसीजन मेकिंग में का ये एक मेथड है। इस तरह की जो बेसिक सेंस है ना, इस सेंस में हम यूज कर रहे हैं। एक डेमोक्रेटिक डिसीजन में हमेशा कंसल्टेशन भी होती है, जिसमें सभी का कंसेंट मायने रखता है डिसीजन लेने में। और जो पावरफुल होते हैं ना, और जो पावरफुल नहीं भी होते, वो दोनों ही इफेक्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, दोनों का रोल होता है। तो ये बात गवर्नमेंट, फैमिली, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में भी वैलिड होती है। तो इसलिए डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि लाइफ के अलग अलग स्फेयर्स में हम यूज कर सकते हैं, बल्कि किसी भी स्फेयर में यूज कर सकते हैं। कभी कभी हम जो ये शब्द है ना डेमोक्रेसी, ये एक एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को डिसाइड करने के लिए ना यूज करके एक आइडियल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ना कि डेमोक्रेसी को क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो सब सेटअप करने के लिए भी यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स में देखो, कह रहे हैं कि ट्रू डेमोक्रेसी तभी आएगी हमारे कंट्री में जब कोई भी भूखा नहीं सोएगा। तो एक तरह से डेमोक्रेसी का वर्ड का यूज हम आइडियल्स को सेट करने के लिए भी कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, एक डेमोक्रेसी में हर एक सिटीजन जो है ना वो इक्वल रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग में। इसके लिए जरूरी है कि सबके पास इक्वल राइट टू वोट हो, लेकिन साथ ही साथ हर एक सिटीजन के पास बेसिक इक्वल इन्फॉर्मेशन का भी राइट होना चाहिए, बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज होनी चाहिए और कमिटमेंट भी होनी चाहिए। तो इस तरह से भी हम डेमोक्रेसी वर्ड का यूज कर रहे हैं, डेमोक्रेसी टर्म का यूज कर रहे हैं आइडियल्स को सेट करने के लिए, आइडियल स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए। तो अगर हम इन आइडियल्स को सीरियसली लेने लग जाए ना, तो हमें पता लगेगा कि इस दुनिया में ना कोई भी कंट्री एक डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो डेमोक्रेसी के आइडियल्स है ना, ये अपने को बता देते हैं कि हमें डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट क्यों करनी है, डेमोक्रेसी की इतनी वैल्यू क्यों करनी है। जैसे वो आइडियली बता रहा था कि डेमोक्रेसी अगर सही में होगी तो कोई भूखा नहीं सोएगा। तो ये वर्ड्स अपने आप में बताते हैं कि डेमोक्रेसी की वैल्यू करना क्यों जरूरी है। ये अपने को ना जो एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी है उसको जज करने में हेल्प करते हैं और उसकी वीकनेस को पता करने में हेल्प करते हैं ये आइडियल्स। और अपने को पता करने देते हैं कि एक मिनिमल डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी में फर्क क्या है, इन आइडियल्स से पता लग जाता है। और हम ना इस बुक में कोई बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी के बारे में एक्सपेंडेड नोशन, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बहुत विस्तार में नहीं पढ़ने वाले। हमारा सिर्फ मेन फोकस ये रहेगा कि कुछ जो इंस्टीट्यूशनल फीचर्स है, मतलब संस्थागत विशेषताएं कह लो आप, जो किस तरह से किसी इंस्टीट्यूशन को काम करना चाहिए, ये जो फीचर्स है ना, इस तरह के फीचर्स की एक डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, सिर्फ इस तरह की बातों पर ध्यान देने वाले हैं। अब आने वाले 7 साल में, मतलब नेक्स्ट ईयर ना, आप डेमोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में पढ़ोगे, किस तरह से हम डेमोक्रेसी इवॉल्व कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। डेमोक्रेसी को इवेल्युएट मतलब डेमोक्रेसी को जज करना, ये सब चीज़ें आप देखोगे आने वाले साल में सीखोगे। अभी सिर्फ ना हम ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी अलग अलग हमारी लाइफ के अलग अलग स्फेयर्स में, मतलब अलग अलग स्थितियों में किस तरह से यूज कर सकते हैं, और डेमोक्रेसी कैसे अलग अलग फॉर्म्स ले सकती है। अलग अलग देखो, डिसीजन मेकिंग में भी डिसीजंस लेने के लिए ना डेमोक्रेटिक मैनर में अलग अलग तरीकों से लिया जा सकता है। जब तक एक बेसिक प्रिंसिपल की हम कंसल्ट कर रहे हैं ना और सबको इक्वल अधिकार है, इक्वल बेसिस पर कंसल्टेशन हो रही है, जब तक ये बेसिक सा फीचर एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तब तक हम अलग अलग तरीके से डिसीजन मेकिंग में डेमोक्रेसी को यूज कर सकते हैं डेमोक्रेटिक मैनर में। तो और जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है ना वो आज के वर्ल्ड में, वो कौन सी है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू पीपल्स, जो लोग होते हैं ना वो रूल करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में भी लोग रूल करते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की हेल्प से। और इसके बारे में हम चैप्टर 3 में और भी ज्यादा पढ़ेंगे। लेकिन देखो एक ना एक्सेप्शन भी समझो आप, कि कभी कभी क्या होता है कि कम्युनिटी जो होती है ना वो स्मॉल होती है, छोटी सी होती है। तो डेमोक्रेटिक डिसीजंस लेने के और भी तरीके होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जगह दूसरे भी तरीके होते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि सभी लोग साथ में बैठ जाए और डिसीजन डायरेक्टली ले ले। इस तरह से ग्राम सभा काम करती है, इसी तरह से विलेजेस में जो ग्राम सभा होती है। तो देखो कोई भी जो कंट्री है ना वो परफेक्ट डेमोक्रेसी तो है नहीं। जो डेमोक्रेसी के फीचर्स जो हम पढ़ते आए हैं ना इस चैप्टर में,
वो मिनिमम कंडीशंस है एक डेमोक्रेसी की, सारी कंडीशंस नहीं है, वो सिर्फ मिनिमम कंडीशंस है। और वो कंडीशंस स्पेसिफाई जब सही बैठती है, सटीक बैठती है ना, तो आइडियल डेमोक्रेसी नहीं बनती। सिर्फ एक डेमोक्रेसी बन जाती है लेकिन वो आइडियल डेमोक्रेसी नहीं बनती। हर एक डेमोक्रेसी जो होती है ना, वो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग के आइडियल्स को रियलाइज करने की, उनको पालने की कोशिश करती है। लेकिन एक बार इसको अचीव कर लिया तो ऐसा नहीं है कि इसको एक बार अचीव करो और वो हमेशा रहेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि कांस्टेंट एफर्ट लगा रहे और स्ट्रेंथ लगी रहे, ताकि डिसीजन मेकिंग की डेमोक्रेटिक फॉर्म्स को स्ट्रेंथन किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके। ऐसा मतलब कांस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए। और इसमें ना हम सिटीजन्स की तरह क्या करते हैं, वो हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है, हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। और स्ट्रेंथ और वीकनेस ना डेमोक्रेसी की यही है कि कंट्री का फेट जो है ना, कंट्री का जो भविष्य है, वो इस पर डिपेंड कम करता है कि रूलर्स क्या कर रहे हैं, बल्कि ज़्यादा इस पर डिपेंड करता है कि सिटीजन्स, हम लोग क्या कर रहे हैं। और इस तरह से डेमोक्रेसी जो है ना, वो दूसरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से अलग है। इसी तरह से हम अलग कर सकते हैं डेमोक्रेसी को दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। जो दूसरी फॉर्म्स होती है जैसे मोनार्की हो गई, डिक्टेटरशिप हो गई, वन पार्टी रूल हो गया, इसमें सिटीजन्स का जरूरत नहीं है कि वो पॉलिटिक्स में पार्ट लें। बल्कि कई नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में ना, वो तो चाहते ही ऐसा है कि सिटीजन्स पॉलिटिक्स में पार्ट ही ना ले। लेकिन डेमोक्रेसी जो है ना, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी जो है वो डिपेंड करती है एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स की इस बात पर। इसीलिए डेमोक्रेसी को पढ़ना ना, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि डेमोक्रेसी को हम अच्छी तरह से समझ पाए। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। अगर आपको मेरे वीडियो से कंसेप्ट्स और चैप्टर्स एकदम अच्छी तरह समझ आते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।